बक्सवाहा के जंगल इस समय चर्चा में हैं, क्योंकि बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन के बदले 2 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई किए जाने का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। पर्यावरणविद इसे प्रकृति और पुरातात्विक संपदा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं और बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है। करीब 1000 हेक्टेयर जो है घना जंगल जो हम देख के आए, कम से कम मिनिमम 500 से 600 पेड़ प्रति हेक्टेयर ऐसे होंगे। तो ऐसे नुकसान करके क्या ये डायमंड माइन की आवश्यकता है? और हमारे हिसाब से ये आज के परिस्थिति में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। यदि पेड़ों की लगातार इस तरह से कटाई चलती गई तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन होगा और जिसकी वजह से जो हमारे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बारिश का समय पर ना होना, गर्मी का बहुत अधिक मात्रा में पड़ना और ठंड बहुत अति मात्रा में आना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्रकृति को प्रभावित करती हैं, जो हमारे यहाँ की वेजिटेशन, जो हमारी यहाँ की जैव विविधता है उसको प्रभावित करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर इतने बड़े जंगल को काटा जाएगा तो ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा। और निश्चित तौर पर जो बरसात का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। परिणाम स्वरूप जो हमारा पेयजल है और जो हमारा संग्रहण जल है उस पर भी इसका विपरीत प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। पर्यावरण पैरोकारों ने इस मुद्दे पर एनजीटी और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। जिसमें कहा था कि हीरा खनन से बक्सवाहा जंगल में लाखों पेड़ पौधों के अलावा लगभग 25,000 वर्ष पुराने पाषाण युग के शैल चित्र भी नष्ट होंगे। याचिका में मांग की गई कि इसे पुरातात्विक संपदा घोषित किया जाए। बक्सवाहा जंगल में हीरे का भंडार मिला है। राज्य सरकार ने इसका ठेका भी दे दिया है। इस क्षेत्र में लगभग 364 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित डायमंड माइनिंग की खुदाई होनी है। इसके लिए 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। जो बक्सवाहा का माइनिंग का है, जो इससे पूर्ण रियो टिंटो नाम के एक लंदन बेस्ड कंपनी है और दुनिया के 3रे नंबर का बड़ा माइनिंग जायंट है। तो रियो टिंटो जो है इसका एक्सप्लोरेशन और इसके जो है फीजिबिलिटी इन चीज़ों को किया और उसके इम्पैक्ट्स और उसके जो कम्युनिटी जो रेसिस्टेंस या उनका जो ऑब्जेक्शंस थे उसको ओवर रूल करके अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उस डेटा को ही यूज़ करके उन्होंने उसको ऑक्शन में डाल के अभी वो एसएल माइनिंग कॉरपोरेशन करके बिरला के कंपनी को ये लीज मिला है। तो ये करीब 1000 हेक्टेयर जो है घना जंगल जो हम देख के आए, कम से कम मिनिमम 500 से 600 पेड़ प्रति हेक्टेयर ऐसे होंगे। तो ऐसे नुकसान करके क्या ये डायमंड माइन की आवश्यकता है? विकास हमारे लिए जरूरी है, लेकिन विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, क्रमिक विकास होना चाहिए। आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में हम यह देख रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को विकास की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप वह हमारी प्रकृति के साथ जो सकारात्मक रवैया है उसको कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें प्राकृतिक बेस विकास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्राचीन काल में जो पेड़ पौधे होते थे, जो हमारे जीव जंतु होते थे और जो हमारी प्राकृतिक संपदा होती थी, उनसे हमारा पूरा जीवन यापन चलता था और हमारा एक बहुत सुखमय जीवन था। इसी उद्देश्य को लेकर के मेरा यह मानना है कि इस प्रकार से कंपनी को
इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हीरे की बात कही जा रही है वो हमारे एनएमडीसी और पन्ना जिले में जो हीरा की खदानें हैं उससे हम डायमंड निकाल रहे हैं। और निश्चित तौर पर दूसरी बात यह भी है कि हमारे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से जो हमारी प्राकृतिक संपदा निकाली जाती है उसका उपयोग हमारे बुंदेलखंड के लोगों को या हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। बक्सवाहा के घने जंगल में हीरा माइनिंग को लेकर कोल माइंस और पर्यावरण पर लंबे समय से काम करने वाले पर्यावरणविद मानते हैं कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इन जंगलों की कटाई से पर्यावरण और स्थानीय आदिवासियों को अपूरणीय क्षति होगी। हमारे हिसाब से ये आज के परिस्थिति में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल स्किल्स, फिर जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे हम अच्छा उपयोग करके और स्किल डेवलप करके लोकली इसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी आवश्यकता है। आदिवासी जीवन पूरे तरीके से वन पर आधारित रहता है। हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। हमारा आदि मानव जीवन से अगर हम बात करें, जब से हमारा संस्कृति और मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो ये प्रकृति बेस पर ही आधारित था। पुराने समय में जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब हमारे पास किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का साधन नहीं था, उस समय भी हम लोग विकसित थे, उस समय भी हम लोग विकास करते थे। प्रकृति बेस्ड जीवन को लेकर के जो भारत सरकार एक पुनर्स्थापन की बात करती है कि हमें ग्राम को विकास करना है, हमें मुख्य धारा में जोड़ना है, हमें गांव के अंतिम व्यक्ति को हमें विकास की धारा से जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम गांव को नष्ट करेंगे या ग्रामीण प्राकृतिक संपदा को नष्ट करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन साबित होगा। इससे केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, बुंदेलखंड के इलाके में भी जल संकट गहराएगा, क्योंकि इस क्षेत्र से होने वाला जल का बहाव ही बुंदेलखंड के क्षेत्रों तक जाता है। इन पेड़ों को काटने से यहाँ रहने वाले 20 गांवों के निवासियों पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं जंगलों पर आश्रित है। आदिवासी लोग इन जंगलों की पत्तियों, फलों, बीजों पर निर्भर करते हैं। इन पेड़ों के कट जाने और विस्थापन से यहाँ के लोगों का जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। अगर कितने लोगों को वो फॉरेस्ट 1000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है, उनका जो फॉरेस्ट से जो वो लोग महुआ हो या चिरौंजी हो ये सब लाते हैं, उनका 3-4 महीने का जो है उनका सस्टेनेंस उससे चलता है। तो हम इतने लाइवलीहुड को खराब करके कुछ एम्प्लॉयमेंट जो हम सोच रहे हैं मिलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट में आजकल जो है पहले से मैकेनाइजेशन चल रहा था, अभी कोविड के बाद जो है ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो है जहाँ जहाँ रोबोटिक्स और मैकेनाइजेशन को जोड़ सकते हैं वो कर रहे हैं। तो बहुत ही कम जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है। अगर बहुत एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनको मालूम है कि वो वायबल नहीं होगा, तो इसलिए वो देंगे भी नहीं। कंपनियां काटे जाने वाले पेड़ों के बदले उतने ही क्षेत्र में वृक्षारोपण के वादे को पर्यावरणविद किताबी बताते हैं। इनका पेड़ लगाने का और पेड़ कैसे ख़त्म करने का हम जानते हैं। ये आज हमको नए तरीके से जो है बोल के हम जो है ट्री ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोलेंगे, मतलब मगर उनका जो है हम ये कह रहे हैं उनके कैपेबिलिटी में है ही नहीं, उनके पास स्किल ही नहीं है। गवर्नमेंट गुमराह कर रही है। हाँ, गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। गुमराह क्या करना है, तो झूठ बोल रही है। क्योंकि जो है अभी तक हमने नहीं देखा कहीं आपने ऐसा करके उस जंगल को पनपा के हमने देखा नहीं है। हम भी तो घूम रहे हैं ऊपर नीचे ना। इतने वृक्षों को लगाने की जो बात शासन कर रही है कि हम इतने वृक्ष लगवा देंगे, तो ये भी कुछ तर्क संगत बात नहीं लग रही है।
क्योंकि जो वृक्ष लगे हुए हैं वो 40-50 साल पुराने वृक्ष हैं। भले ही आप उनको कह दें कि ये पुराने वृक्ष हो गए हैं और इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं, तो ये भी बात तर्कसंगत नहीं लग रही है, क्योंकि आज हम जो वृक्ष लगाने की बात करेंगे वो आने वाले समय में 30-40 साल के बाद वो एक पर्याप्त अवस्था में आएंगे, जिससे एक हमें जो उपजाऊ लकड़ी मिलती है या जो हमें उससे संसाधन मिलते हैं, जो हमें फल मिलते हैं, जो हमें उससे पत्तियां मिलती हैं, जिसके द्वारा हमारे आदिवासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो भी एक कठिन सवाल है कि इस तरह से हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि किसी जंगल में वहाँ के स्थानीय पौधे होते हैं जो एक विशेष पारिस्थितिकी विविधता और प्राकृतिक संतुलन का निर्माण करते हैं। किसी भी प्रकार के पौधे लगाकर इनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। चीतल है, बारहसिंगा है, लकड़बग्घा है, जंगली कुत्ता है, ये ऐसे जीव जंतु हैं जो उनके आवास को मानव के द्वारा नष्ट करने से आज के समय में वो संकटग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं का संरक्षण करना जो कि संकटग्रस्त होते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में यह जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो प्रजाति एक बार पृथ्वी से नष्ट हो जाती है वो दोबारा पुनर्जीवित नहीं होती है। परियोजना की अनुमानित लागत 2500 करोड़ रुपए है। कंपनी ने इस क्षेत्र के जंगलों के बदले स्थानीय आदिवासी युवाओं को रोजगार और जंगल के बदले वृक्षारोपण की बात कही है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि ये चीजें उनके मूल अधिकारों की भरपाई नहीं कर सकती। बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय आदिवासियों ने एक समिति का गठन कर लिया है। लोग हमें लिपटे रहते हैं, बस अपन 2-4 एकड़ जमीन, ये सरकारी जमीन है, एक बार कट्टे भी हो गए इसी के, वो भी कैंसिल हो गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।